नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा सेशन हिंदी ग्रामर का छंद। आज मैं पढ़ाऊंगा मीटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छंद? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटर्स? छंद क्या होता है, मीटर्स क्या होता है? तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। लिखा है कक्षा 12 हिंदी व्याकरण, चाहे क्लास 12th में हो, चाहे क्लास 10th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 11th हो, सब क्लास के लिए बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसका नाम है छंद। इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चा मीटर्स। और इसके अंतर्गत आता है दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, कुंडलिया, मात्रा, गणना। ये सब चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो बिना देर किए आगे देखते हैं। कहा गया है संपूर्ण छंद बस एक वीडियो में। तो इस प्यारे से वीडियो में आपको पूरे छंद का पोस्टमार्टम करूंगा और रिपोर्ट आपके सामने आएगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं एक शायरी से इस प्यारे सी वीडियो को कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। अब दोस्तों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी तो मंजिल आसमां है, हमारी तो मंजिल आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, हमें रास्ता अपना खुद बनाना है। तो बिना देर किए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये रहा आपके सामने छंद। छंद को इंग्लिश में कहते हैं मीटर्स। इसका डिफिनेशन होता है जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यतिगत, तुक 5 चीजें हैं। बच्चा कौन कौन सी 5 चीजें हैं? जिन रचनाओं में वर्ण आएगा, मात्रा आएगा, यति आएगा, गति आएगा और तुक आएगा, इन 5 चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या इन 5 चीजों का वर्णन किया जाएगा, उसी को ही हम छंद कहते हैं, उसी को ही मीटर्स कहते हैं। यानी अगर ये 5 चीजें किन्हीं रचनाओं में आएंगी तो उसे ही हम छंद कहेंगे। तो इन 5 चीजों को देखते हैं कि वर्ण क्या होता है, मात्रा क्या होता है, यति क्या होता है, गति क्या होता है, तुक क्या होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं रचनाओं में। रचना किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपके सामने दिया हूं, तो इसमें देखिए जो नीचे दिया गया है इसे रचना कहते हैं। लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चारो, जोदायक फल चारो। इस रचनाओं में 5 चीजें कहाँ कहाँ हैं? ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए रा है, जा है, नी है, जा है, म है, न है। इसका मतलब ये सब क्या है? वर्ण है। क्या है बच्चा? वर्ण है। क्योंकि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको और हिस्सों या और भागों में नहीं बांटा जा सकता है, उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको और हिस्सों या भागों में नहीं डिवाइड किया जाता, नहीं बांटा जा सकता है, उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो 5 चीज़ों में पहली चीज़ क्लियर होगी, वर्ण किसे कहते हैं? तो बिना वर्ण के कोई शब्द ही नहीं बनता है। तो अब आती है बात मात्रा की। सर मात्रा क्या होता है? तो आ से लेकर आह तक आप मात्रा पढ़ोगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन ऐसा नहीं है। छंद के मीटर्स के अंतर्गत 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। पहला मात्रा होता है भैया सममात्रिक, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक और तीसरा होता है विषम मात्रिक। क्या होता है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। फिर से दिमाग में सेव करो। पूछ सकता है कि मीटर्स के अंतर्गत मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है और विषम मात्रिक होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अगर मैंने वर्ड समझा दिया, मात्रा समझा दिया, तो बात आती है यति क्या होता है सर? तो कोई भी रचना को अगर आप कहते हो, कोई भी रचना है भैया, उस रचना को अगर आप कहते हो तो रचना को कहते समय देखो यहाँ कामा दिख रहा है। कामा का मतलब क्या होता है? विराम या रुकना। यदि का मतलब ही विराम होता है। जिस रचना को कहते समय सांस को लेते और छोड़ते हैं, यानी सांस को आप इनटेक करते हो, आउटटेक करते हो, लेते और छोड़ते हो। जैसे कहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो यहाँ पर आपने सांस को लिया और छोड़ा, तो यहाँ पर आपने रुकने का प्रयास किया और रुके भी। तो जहाँ पर किसी भी रचना को कहते समय रुकते हैं या विराम लेते हैं, उसे ही यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। वर्ण बता दिया, मात्रा बता दिया, यति बता दिया। अब 2 चीज़ बाकी है, गति और तुक। तो देखते हैं गति क्या होता है और तुक क्या होता है। कोई भी रचना को कहने का जो स्पीड होता है, स्पीड माने लय, तरीका,
कोई भी रचना है उसको किस तरीके से कह रहे हैं, डिफाइन ये करता है, मैनर ये है आपका कि उसको कहने का आपका तरीका क्या है। जिस तरीके से आप उसको कहेंगे उसे ही गद्य कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रगान का 52 सेकंड तय है कि हाँ 52 सेकंड में राष्ट्रगान होगा, तो हम 52 सेकंड में ही राष्ट्रगान को कहेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे कम में कर दें या उससे ज़्यादा में कर दें, उसका एक समय क्राइटेरिया डिसाइड है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप उसको करते हैं। वैसे ही कोई भी रचना होती है उस रचना को जिस स्पीड से या जिस तरीके से आप कहोगे ना उसे ही गद्य करते हैं। अब आती है बच्चा तुक की बात। तो तुक में आप ध्यान देंगे, कोई भी रचना है तो अंतिम में जो वर्ण है आपकी रचना का, अंतिम में जो वर्ण है आपकी रचना का, जैसे देखो यहाँ री है, यहाँ री है, तो कोई भी वर्ण में अंतिम के जब वर्ण होते हैं, कोई भी रचनाओं में अंतिम के जो वर्ण होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं ना तो उसे ही बच्चा तुक कहते हैं। गांव में कहते हैं तुम्हार का तुक है हमारे मैटर में बात करने का। तो तुक मतलब क्या होता है, अंतिम वर्ण आपस में मैच करना। अब इसी चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, तो फिर से आप दिखाएंगे आपको देख। तो यहाँ पर आपको बता दिया वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी क्या है जिसके टुकड़े या हिस्सों में बांटा ना जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा 3 प्रकार की होती है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। यति किसे कहते हैं, कोई भी रचना को कहते समय जहाँ पर रुकते या विराम देते हैं उसे यति कहते हैं। गति किसे कहते हैं, कोई भी रचना को कहने का तरीका ही गति कहलाता है। तुक किसे कहते हैं, किसी भी रचना में अंतिम के जो वर्ण होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं उसे ही तुक कहते हैं। तो इसको दिमाग में आप रख लो डिफिनेशन, और किसी को समझाना हो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। तो लिखा है बच्चा, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति का तुक आदि का वर्णन किया जाता है उसे ही हम छंद या मीटर कहते हैं। अब बात आती है छंद के प्रकार। यू कैन से दैट मतलब 3 टाइप्स ऑफ मीटर। आप कह सकते हो कि मीटर्स यानी छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाणिक छंद होता है, दूसरा मात्रिक छंद होता है और तीसरा बच्चा मुक्तक छंद होता है। तो अगर कोई पूछे वाणिक छंद किसे कहते हैं तो आप बता देना कि जिन रचनाओं में वाणिक में क्या है, वर्ण है, तो जिन रचनाओं में वर्णों की गणना की जाएगी वो वाणिक छंद होगा भैया, और जिन रचनाओं में बाबू मात्राओं की गणना की जाएगी मात्रिक छंद होगा भैया, और जिन रचनाओं में ना ही वर्णों की गणना हो और ना ही मात्राओं की गणना हो वह स्वतंत्र होता है या मुक्त होता है तो उसे ही मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्त में होता है स्वतंत्र, आज़ाद कह सकते हैं। तो जिन रचनाओं में वर्णों की गणना होगी वाणिक छंद, और जिन रचनाओं में मात्राओं की गणना होगी मात्रिक छंद, और जिन रचनाओं में ना ही वर्णों की गणना हो ना ही मात्राओं की गणना होती है उसे कहते हैं मुक्तक छंद। दैट्स ऑल। अब एग्जाम में पूछेगा वाणिक छंद में क्या क्या आता है, तो वाणिक छंद में आता है इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, मलिन, मनहरण इत्यादि। और आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या पढ़ना है, आपको मात्रिक छंद पढ़ना है। इसमें क्या क्या आता है बच्चा, दोहा आता है, सोठा आता है, चौपाई आता है, कुंडलियाँ आता है, बरवय आता है, ये सब चीज़ें हैं। और आपके मुक्तक छंद में कोई भी प्रकार नहीं होता है। इसमें आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मुक्तक छंद के महान कवि कौन है, तो मुक्तक छंद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी में निराला क्या है, इनकी उपाधि है। क्या है बच्चा, उपाधि है। तो आप इतना समझ में आ गया होगा, परिभाषा समझ में आ गया बच्चा, और इसका टाइप समझ में आ गया, और टाइप का डिफिनेशन करवा दिया, और टाइप में भी कितने प्रकार होते हैं उसको बता दिए। अब आपको पढ़ना है मात्रिक छंद, दोहा, सोठा और चौपाई। तो बिना देर किए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने दोहा। दोहा परिभाषा आप एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो कहना है आपको दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। तो ये 1 और 3 जो होता है ये विषम संख्या है तो इसे विषम चरण कहेंगे। 2 और 4 कौन सी संख्या है, सम चरण है तो इसको सम चरण कहेंगे। यानी 1 और 3 विषम है तो विषम चरण, और 2 और 4 सम है तो सम चरण। और जो आपका विषम चरण होता है उसमें दोहे के अंतर्गत 13 मात्राएं होती हैं, और जो आपका सम चरण होता है इसमें आपके 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको अगर दिमाग में रखे रहोगे तो आप भूल भी रहे होगे ना, तो आसानी से एग्जाम में आप लिख लोगे। कैसे लिखोगे, दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। या आपको ऐसे कहना है कि दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। हो गया। और आपको लिखना कैसे बच्चा, आपको हेडिंग डालना है और लक्षण जरूर डालिएगा, हेडिंग लक्षण।
और उसमें लिखना है वही चीज़ को। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा हूँ, यहाँ लिख के दिखाया हूँ। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में क्या होता है, गुरु और लघु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुरु और लघु। ये गुरु और लघु क्या होता है, आइए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो भैया, लघु माने होता है छोटा और गुरु जो होता है इसका मतलब होता है बड़ा। लघु में क्या होता है, छोटा होता है बाबू, और गुरु में क्या होता है, बड़ा। और गुरु को हम दीर्घ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ। आप जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन पूछेगा दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी। लघु उत्तरी का मतलब छोटा प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरी का मतलब बड़ा। तो लघु और गुरु, चाहे गुरु को हो चाहे दीर्घ करो, लघु में छोटा होता है और गुरु दीर्घ में बड़ा होता है। और इसमें ऐसे पाई खींचते हैं और इसमें ऐसे बनाते हैं। ये क्या है, सिंबल है। क्या है बच्चा, सिंबल। जहाँ पर ऐसे खींचेंगे उसको 1 बार काउंट करेंगे, जहाँ पर ऐसे खींचेंगे उसको 2 बार काउंट करेंगे। ये काउंट क्या होता है, समझो ध्यान से। स्वर में जहाँ पर छोटा आ आएगा, छोटी ई आएगा, छोटा ऊ आएगा, ए आएगा, वहाँ पर आपको एक पाई खींचना है। और इन चारों को छोड़कर कुछ भी आए, जैसे बड़ा आ आए या बड़ी ई आए या बड़ा ऊ आए या ए आए या ओ आए या औ आए, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आएंगी वहाँ पर आपको 2 बार काउंट करना पड़ेगा। तो ये लघु होता है और दीर्घ होता है, यानी कुल स्वर होते हैं 13, मुख्य रूप से 11, परंतु जहाँ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ए आएगा वहाँ पर आपको एक पाई खींच करके 1 बार गिनना पड़ेगा। और इन चारों को छोड़ करके कभी भी कोई स्वर आता है तो आपको 5 की तरह सिंबल बनाना है, जिसको हम दीर्घ कहते हैं, और हमें 2 बार काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है उदाहरण में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अरे बरनहु रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारु, जोदायक फल चारु। दिख रहा है आपको? आइए इस पे मात्रा लगाते हैं। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो इस पे ऐसे करना है बच्चा। छोटा ऊ है गा पे 1 करो, 1 करो, 1 1 1 1 2 1 1 1। कोई मात्रा नहीं है यहाँ पे, कोई मात्रा नहीं है। ओ की मात्रा है तो 2 गिनेंगे, तो इसको 2 गिनते हैं। 2 और 2 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए, 13 मीन्स 13। और ये कौन सा है चरण, पहला। तो कितना चरण है बच्चा, 13 हो गया। दूसरा देखो, ना पे छोटी की मात्रा है, 1 काउंट करो, 1 1 1 बच्चा, 1 1 1 1 2 और 1। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत आपको हुई नहीं। अब इसको करते हैं, ध्यान समझो। यहाँ पर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आसानी से आपने मात्रा लगा ली है कि नहीं। रिपीट कर लो। दोहा एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। लघु में छोटा होता है, 1 पाई खींचना है, 1 बार काउंट करना है। और गुरु या दीर्घ में बड़ा करना है, 5 का सिंबल रहेगा, 2 बार काउंट करना है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ जहाँ आएगा वहाँ पर हमको 1 पाई खींचकर 1 बार गिनना है। इन चारों को छोड़कर कुछ आएगा तो 5 की तरह सिंबल बनाना है और 2 बार गिनना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने सोरठा। सोरठा की बात की जाए तो सोरठा जो होता है वो दोहे का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। कैसे होता है विपरीत, क्योंकि आपका ध्यान से देखिए, सोरठा जो है वो भी अर्धसम्मात्रिक है, दोहा भी अर्धसम्मात्रिक था, लेकिन दोहे में भी 4 चरण थे, सोरठे में भी 4 चरण हैं। लेकिन सोरठा में 1 और 2 को भी सम कहते थे और 2 और 4 को सम कहते थे। यही चीज़ दोहे में भी थी। लेकिन अंतर क्या है मनीष सर, ये बताओ।
अंतर इतना सा है बच्चा कि उसमें जो आपका पहला और तीसरा था उसमें यहाँ 13 था और दूसरे और चौथे में 11 था, यहाँ 11 था यहाँ, लेकिन ये दोहा का क्या है, अपोजिट है, उल्टा है, इसलिए इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो आप कहोगे कि सोरठा भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। या आप ऐसे कह दो या कह दो कि सोरठा भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है या दोहे का उल्टा होता है, इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। दैट्स ऑल। अब हेडिंग डाल करके आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है लक्षण में, यह दोहे का उल्टा होता है, यह भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में अंत में लघु और गुरु होते हैं। लघु और गुरु बता दिए ना, लेकिन थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूंगा कि भैया ये बताओ अर्धसम्मात्रिक छंद क्या है। कोई पूछ लिया तो आप कहोगे मनीष सर तो ये बता ही नहीं थे। बाबू अर्धसम्मात्रिक का मतलब ये अर्ध में आधा है, तो इधर क्या है 11 है और इधर क्या है 13 है, तो इधर 11 इधर 13 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जब 11 13 को जोड़ा तो हमने पाया 24, और 24 कौन सा संख्या है, सम है। क्या है बच्चा, सम है। तो ये जो सम संख्या है इसको हमने पाया, तो 13 और 11 को जोड़ने के बाद, और 13 और 11 थे कहाँ पर, अर्ध थे, अर्ध में आधा इधर था आधा इधर, इसलिए अर्ध सम यानी आधे और आधे को जोड़ने के बाद हमको मिला क्या भैया, सम। तो कोई पूछे तो डिफाइन कर देना, अर्धसम्मात्रिक का मतलब आधे आधे को जोड़ने के बाद ये पूरा होता है, हो जाएगा बच्चा। तो आपको कह देना है कि यह दोहे का उल्टा होता है, यह भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, अरे महामोहतम गुंज तासु बचन रघुकर निकर। इसमें मात्रा लगाना है, यहाँ पर देखो एक बिंदी है, तो यहाँ पर हमने ऐसे करना है 2 1 1 1 1 1 1 2 1, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया 11। तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर देखो 13 हो गया, यहाँ 11 हो गया भैया। आगे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ 11 हो गया बच्चा, यहाँ 13 हो गया बच्चा, यहाँ पर 11 हो गया बच्चा, यहाँ पर 13 हो गया बच्चा। तो ये आपका सोरठे का पोस्टमार्टम हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं तुरंत। और हाँ, इसका PDF मैं YouTube पर डाल दूंगा और टेलीग्राम पे मेरे लिंक पे आप सर्च करिएगा, जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। आप हर चीज़ का आनंद लीजिए, फेयर बनाइए। जहाँ दिक्कत है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करके आप प्रश्नों को शेयर करिए, साझा करिए। मैं आपके साथ तन्मयता के साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है। मैं अपने भाई और बहनों के लिए तत्पर हूँ 24 घंटा। आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए 8957392349। फिर से रिपीट कर रहे हैं, नोट करिए 8957392349। तो चलिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका चौपाई। चौ में होता है 4, चौ में होता है 4, पाई में होता है पैर, इसी को हम चरण कहते हैं। चौ में होता है 4 और पाई माने चरण, 4 चरण। आप जानते हो कि चौपाई जो होता है वो सममात्रिक होता है। अभी तक क्या था बच्चा, अभी तक अर्धसम्मात्रिक था। तो चौपाई अर्धसम्मात्रिक नहीं बल्कि सममात्रिक होता है। कैसे? क्योंकि इसका जो पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा है, चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगर हमने 16 और 16 को जोड़ा भी ना तो हम पाएंगे कितना, 32, यानी 16 + 16 = 35। 16 भी सम है, 16 भी सम है और 32 भी सम है। इस वजह से ये सममात्रिक छंद है। तो आप इसका एग्जाम में परिभाषा बताओगे कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
यहाँ पर लक्षण हेडिंग डाल करके मैंने लिखा है कि यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे अब इस पे मात्रा लगाना है तो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक इसका, तो आप इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। ऐसे इसमें भी करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और आगे जो है बाबू उसको आप करोगे अंजन पुत्र पौन सुतनामा, तो इसको कैसे करोगे देखो मैं बता देता हूँ कि अंजन पुत्र पौन सुतनामा में अन में 2 करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें दिक्कत यहाँ होती है कि यहाँ पुत्र में त्रा है और त्रा 2 चीज़ों से मुझे बोलना है, एक ता और र से, तो इस वजह से त्रा में 2 लगाओगे तब ये बराबर हो पाएगा, बाकी हो नहीं पाता है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ये था प्यारा सा वीडियो आपका। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और हमारे भाई बहन मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से। मैंने एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताया था, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो फिर से नोट कर सकते हैं 8957392349। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। लेकिन हाँ, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर से एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।